नमस्कार मित्रों, मैं आपको कुछ कहानियाँ सुना रहा हूँ और उस कहानियों से आपको बहुत कुछ स्पष्ट पता चलेगा। आज की पहली कहानी यह है कि एक इंसान कम्युनिस्ट कंट्री में रहता था और वहाँ पर वो बहुत गरीब था। उसकी नौकरी भी छूट गई थी। वो कोई भी काम करता तो उसमें असफल हो जाता था और उसके सभी लोग उससे नाराज़ थे। उसके मित्र, उसके घर वाले, सब लोग उससे नाराज़ रहते थे उसकी असफलता को देख करके। वो बहुत ही परेशान और निराश हो चुका था। एक मित्र ने उसको सलाह दी कि आप यहाँ से अमेरिका चले जाओ, अमेरिका में बहुत कुछ आपको करने को मिल सकता है, वहाँ बहुत सारे अवसर मिलेंगे आपको, तो यहाँ कम्युनिस्ट कंट्री है, बहुत कुछ आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अमेरिका जाना वो कठिन था क्योंकि सरकार से परमिशन नहीं मिल सकती थी। लेकिन उसने तय कर लिया, ठीक है मैं अमेरिका जाकर अपना भाग्य आजमाऊँगा। तो वो चोरी छुपे अमेरिका भाग गया और वहाँ जाकर न्यूयॉर्क शहर में रहने लगा। न्यूयॉर्क शहर बहुत ही कठिन, बहुत ही महंगी जगह है, बहुत ही महंगा शहर है। वहाँ एक कमरे को किराए पर लेकर के वहाँ रहने लगा और छोटे मोटे काम करता था। कुछ सामान बेचता था या कुछ सर्विसेज देता था जैसे होटलों में जाके बर्तन धोना, होटलों के कार पार्किंग में जाकर के कारों का साफ़ सफाई करना, इस तरह के काम करता था छोटे मोटे, और उससे कुछ पैसे उसको मिलते थे जिससे उसका गुजारा हो रहा था। ऐसा करते करते उसके करीब 1 साल निकल गया, लेकिन उसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो बार बार ये सोचता था कि यहाँ आने से मेरे भाग्य में परिवर्तन आएगा, मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा, लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था, बल्कि उसी तरह से उसकी गरीबी बनी हुई थी। साथ साथ खर्चे उसके बढ़ रहे थे, इसलिए और भी दिक्कतें बढ़ रही थी। एक दिन रात में सोचते सोचते वो बहुत ही निराश हो गया और उसे लगा कि अब लगता है कि अभी इस गरीबी से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, तो हमें अब जीने से क्या फ़ायदा, अब हम अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। तो उसने आत्महत्या करने को सोची और उसके लिए पूरा फांसी का फंदा लटका लिया। लेकिन उसी समय उसके दिमाग में आया, चलो कम से कम ईश्वर से इसके लिए माफ़ी मांग लें। काम गलत तो है लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो ईश्वर से हम माफ़ी मांग लें। तो अब उसके पास कोई ईश्वर की कोई तस्वीर नहीं थी, कोई पूजा का स्थान नहीं था, चूँकि वो कम्युनिस्ट कंट्री से आता था इसलिए। वो क्या करे, फिर अचानक एक पुस्तक उसको नज़र आई जो उसके अलमीरा पर बहुत बहुत दिनों से पड़ी थी। उस पुस्तक को पलट कर पढ़ने लगा, उसमें देखने लगा। उसमें एक सेंटेंस लिखा था जिस पर उसका ध्यान बिल्कुल रुक गया। उस सेंटेंस था कि बी केयरफुल व्हाट यू थिंक बिकॉज योर थॉट्स विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। आप सावधान रहिए कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि आपकी सोच ही जीवन की दिशा निर्धारित करती है। ये सोच के वो बहुत चौंक गया पढ़ करके, और उसके मन में वाद विवाद होने लगा कि इसका मतलब है कि मैं अपने ही सोच के कारण गरीब बना हुआ हूँ, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, और मैं जहाँ भी जाऊँगा मेरा जीवन ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हमारी सोच ही हमारी जीवन की दिशा निर्धारित कर रही है। यह सोच के उसके मन में बहुत सारे विचार आए, बहुत सारे उल्टे सीधे विचार आए। कि बाद में उसने ये सोचा कि अच्छा ठीक है, अगर ये बोल रहा है तो मैं विचार बदल के भी सोचता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। लेकिन विचार बदलने के लिए उसे किताब पढ़ने की आवश्यकता महसूस हुई, लेकिन पुस्तक के लिए उसके पैसे नहीं थे। इसलिए फिर उसने सोचा चलो किसी किताब की दुकान में हम नौकरी कर लें। एक दुकान में दूसरे दिन सुबह हो गया और एक दुकान में नौकरी उसे मिल गई साफ़ सफाई की। वहाँ जाता, साफ़ सफाई करता और जब भी समय मिलता किताब निकाल के पढ़ता था। शाम को भी आते समय घर वो किताब घर ले आता था और रात रात भर जग के पढ़ता था। उसे किताब पढ़ के बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छी उसकी उसकी उसके मन में भावनाएं उठती थी। फिर उसने सोचा कि इसका नोट्स बना लिया जाए, क्योंकि किताब तो चली जाएगी तो फिर ये याद कैसे रहेगा। तो इसलिए उसने एक डायरी खरीदी और उस पर वो नोट्स लिखने लगा। रोज़ रात में वो पढ़ता था और रोज़ रात में नोट्स लिखता था। इस तरह से करते करते उसने 1 साल में करीब 10-12 किताबें पढ़ ली और उसके हिसाब से उसने काफ़ी बड़े नोट्स बना लिए। उसका पूरा नोटबुक भर गया। अब वो उस नोटबुक को पढ़ता था और उसे बहुत अच्छा लगता था कि ये हमने लिखा है, ये हमारा लिखा हुआ, हमारी लिखी हुई चीज़ है। उसे बहुत गर्व होता था। उसकी मानसिकता धीरे धीरे बदलने लगी। फिर उसने सोचा कि उसको हम प्रिंट आउट करा लें। फिर उसने कई पब्लिशर्स को देखा, लेकिन सभी पब्लिशर्स ने उसको मना कर दिया कि ये छपने लायक नहीं है, इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, इसलिए हम लोग इसे नहीं छापेंगे। करते करते वो 100 पब्लिशर्स के पास गया, जहाँ जिन लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी वो 101 के पास चला गया और उसने उस पुस्तक को प्रिंट आउट कर दिया, उस पुस्तक को छाप दिया। वो पुस्तक बेस्ट सेलर ऑफ द बुक हुई, बेस्ट सेलर बुक डिक्लेयर हुई, और उस पुस्तक का नाम है द बेस्ट सेल्समैन ऑफ द वर्ल्ड। जीवन का दुनिया का सबसे बेहतरीन सेल्समैन। अब वो जो इंसान था वो लेखक हो गया, जो फांसी के फंदे
पलटने जा रहा था वो लेखक बन गया। उसने अपने पुस्तक में लिखा है कि अगर एक सेंटेंस ने हमने नहीं पढ़ा होता तो हमारे जीवन नहीं बदला होता और मैं शायद ज़िंदा नहीं बचता। तो ये असर है पुस्तकों का और इन विचारों का। हम कुछ भी अच्छे विचार लेकर के अच्छे विचारों का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। एक और कहानी है, उस पर भी आप गौर फरमाएंगे। एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स स्टार था जो बहुत पैसा कमाता था और उसकी आदत थी कि वो कुछ लोगों को ज़्यादा मदद करता था, पैसे से मदद करता था। एक दिन ऐसे ही वो स्टेडियम से बाहर जा रहा था गाड़ी में, तब तक अचानक एक महिला ने उसकी गाड़ी रोकी और उससे बात करनी चाहिए। जो स्पोर्ट्स स्टार था उसने गाड़ी रोका और पूछा कि मैडम क्या बात है, क्या काम है। महिला ने कहा कि सर आपके बारे में हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी है और इसीलिए मैं बहुत उम्मीद लेके आई हूँ। मेरा एक बेटा है, मैं विडो हूँ, मेरा एक बेटा है और जवान बेटा है और उसको बहुत बीमार है। डॉक्टरों ने उसे कैंसर डिक्लेयर किया है और वो उसका ऑपरेशन करना है। अगले महीने उसका ऑपरेशन होने वाला है और उसके लिए उन लोगों ने 1 लाख रुपये की मांग की है। तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 1 लाख रुपये कहाँ से लाऊंगी, इसलिए मैं बहुत ही परेशान थी। लेकिन किसी ने आपका नाम बताया कि सर कुछ हेल्प करते हैं, तो अगर आप कुछ हेल्प कर देंगे तो मैं ऑपरेशन करा दूँगी। उसने कहा कि कितना पैसा चाहिए आपको ऑपरेशन के लिए। कहा कि कम से कम 1 लाख रुपया तो लगेगा ही, डॉक्टरों ने कहा है। उसने तुरंत चेक बुक निकाला, उसका नाम पूछा और उसके नाम से 1 लाख रुपये का चेक दे दिया। उसका कोई पता नहीं लिया, उसका कोई मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं नोट किया और वो चेक दे करके चला गया। महिला भी चली गई। समय बीतता गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गया। वो स्पोर्ट्स स्टार भी थोड़ा सा भूल गया। अचानक 3 महीने बाद उसे ये घटना याद आई और उसने अपने मित्रों के मंडली में इसकी चर्चा कर दी। कहा कि पता नहीं उसके बेटे का क्या हाल है, मैं उसका कोई नंबर भी नहीं ले पाया हूँ ताकि उससे पूछ सकूँ। वहीं बैठा हुआ एक उनका मित्र था, उसने कहा कि अच्छा उसका नाम बताइए, कौन सी महिला थी। जब उसने नाम बताया तो वो बोला कि ये तो मैं जानता हूँ इसको, आपने कैसे उसको दे दिया बिना सोचे समझे 1 लाख रुपये का चेक। वो तो चीट है, वो तो ब्लैकमेलर है, मैं जानता हूँ उसको। इसी तरह से वो धोखे दे के लोगों को झूठ बोल करके पैसे ऐंठती है। उसने कहा कि उसका बेटा कैसा है, तो उसका बेटा तो हट्टा कट्टा है, बेटा कोई कैंसर वैंसर नहीं है, जब मेहनत मजदूरी करता है। स्पोर्ट्स स्टार बहुत ही खुशी के साथ उछल गया और कहा कि थैंक गॉड कि उसे कैंसर नहीं है, ये तो बहुत अच्छी खबर तुमने सुनाई, उसका बेटा हट्टा कट्टा है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। सब लोग हक्का बक्का हो गए, कह रहे इसका 1 लाख रुपया वो चीट के ले गई और ये जो खुश हो रहा है कि उसके बेटे को कैंसर नहीं है। उन लोगों ने कहा भी, लेकिन उसने कहा कि नहीं ठीक है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है कि उसको कैंसर नहीं है और वो स्वस्थ है। 1 लाख रुपये का जहाँ तक की बात है, वो चाहेगा तो वो चाहे तो हो दे भी सकती है, नहीं भी देगी तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये किसी न किसी के काम आ जाएगा और मैं तो पैसा कमा ही रहा हूँ, मेरे पास पैसे कोई दिक्कत नहीं है। और वो पैसा ले भी जाएगी तो कोई बात नहीं, हम उसके लिए कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर हमारे लिए ये है कि उसके बेटे को कैंसर नहीं है, उसका बेटा स्वस्थ है। ये सोच का प्रभाव है। इसको हम गलत भी बोल सकते हैं, उसको ये भी बोल सकते हैं कि उसको बढ़ावा मिलेगा उस औरत को, उसको दंडित किया जाना चाहिए, उसके ऊपर शिकायत की जानी चाहिए ताकि उसकी आदत छूट जाए। ये एक विचार हो सकता है। दूसरा विचार ये हो सकता है कि ठीक है, उसने जो गरीबी दूर करने की कोशिश की है, ओके, हो सकता है कि उसको मदद मिल जाए कुछ। लेकिन उसके बच्चे को कैंसर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये अपने सोचने का ढंग है, हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, वो हम सामान्य ढंग से सोचते हैं या कुछ अलग ढंग से सोचते हैं, ये सिर्फ अपने सोच पर निर्भर करता है। लेकिन हमारी सोच का इतना बड़ा महत्व जो होता है कि वो हमारे जीवन की दिशा और दिशा निर्धारित करती है। कहा जाता है कि वो स्पोर्ट्स स्टार इसलिए पैसा नहीं कमाता था कि वो बहुत बड़ा स्पोर्ट्स स्टार ही था, बल्कि उसके विचार ऐसे थे, उसकी ऐसी बुद्धि थी, ऐसा सोचता था, इसलिए उसके पास पैसे आते थे और एक अच्छा सुविख्यात स्पोर्ट्स स्टार बन गया था। ऐसे ही एक कहानी और है कि जो एक बूढ़ा आदमी समुद्र के किनारे रोज़ सुबह जाता है और वहाँ बहुत सारी मछलियाँ पड़ी रहती थी जो छटपटाती रहती थी। रात में लहर आती थी और मछलियों को किनारे छोड़ के चली जाती थी, मछलियाँ छटपटाती थी और ये बूढ़ा आदमी रोज़ 2 घंटे एक एक मछली उठा उठा के समुद्र में फेंकता था। सब लोग देख के हंसते थे और कहते थे किसी को कोई काम नहीं है, ये दो घंटे तक ना समय देता है मछलियों को फेंकने में, इसका क्या पर्पस है, क्या मतलब है इसका। तो किसी ने उससे पूछा भी, सर आप ये क्या करते हैं, रोज़ 2 घंटे आप मछली उठा उठा फेंकते हैं, इससे क्या होने वाला है, इतनी सारी मछलियाँ पड़ी हुई हैं, अगर आपने 100-50
मछलियाँ फेंक भी दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। उस आदमी ने कहा कि हाँ, बात आप सही बोल रहे हैं कि मैं कितना फेंकूँगा, मैं कितने मछलियों को जान बचाऊँगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जिस मछली को फेंकता हूँ उसकी जान बच जाती है, वो बच जाती है, ये मैं जानता हूँ। तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अधिक से अधिक मछलियों को समुद्र में फेंकूँ ताकि उनकी जान बचती जाए। मैं कितने को फेंकूँगा, कितनी की जान बचेगी, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये पता है, ये मुझे मालूम है कि जिसको मैं फेंक रहा हूँ उसकी जान अवश्य बच रही है। इसलिए मैं ये सोच के मछलियाँ फेंकता हूँ। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी अस्वाभाविक बात लगती है कि एक इंसान ऐसा सोचता है। सोच इस तरह की है कि वो मछलियों को बचाने के लिए सिर्फ फेंक रहा है, और जितनी मछली वो फेंक रहा है उसको समझ रहा है कि मैं बचा रहा हूँ, न कि वो गिनती कर रहा है। ऐसे ही एक और भी कहानी है जो बहुत ही प्रेरणादायी है और बहुत सच है, जो हमने सुनी थी एक सेमिनार में। एक सफल डॉक्टर थे, हस्बैंड वाइफ कपल आए थे, जो सर्जन थे। जो जेंट्स थे वो हार्ट के सर्जन थे, जनरल सर्जरी था उनका, और जो मैडम थी वो गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी वाली थी। तो दोनों के नर्सिंग होम थे दिल्ली में, और वो लोग खूब 20 सालों से अच्छी तरह प्रैक्टिस करते थे। उनका ये उद्देश्य था कि हर रोज़ हमें 4 ऑपरेशन मिले, और जिसकी कॉस्ट करीब करीब 10,000 रुपये एवरेज होती थी। तो 40,000 रुपया और 80,000 रुपये की आमदनी होनी चाहिए, उनका ये लक्ष्य होता था हर रोज़। और वो लोग का लक्ष्य पूरा होता था। 80,000 रुपये रोज़ वो लोग कमा रहे थे। इसके लिए वो 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे तक भी नर्सिंग होम में रहते थे। लेकिन वो खुश थे कि चलो अपना टारगेट पूरा हो रहा है और हमें प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है। अचानक फिर उनके किसी मित्र ने इस नई शिक्षा प्रणाली से उन्हें जोड़ा और उन्हें बड़े सेमिनार्स दिखाए, अच्छी अच्छी पुस्तकें दी पढ़ने के लिए। उनके पास समय का अभाव जरूर था, लेकिन उन्होंने दबाव में आके या लिहाज में इन पुस्तकों को पढ़ा और सेमिनार में गए। वहाँ बहुत सारे लोगों से मिले, वो बहुत सारे लोगों की बातें सुनी, पुस्तकें पढ़ के और उनके विचार में बहुत सारी बातें आने लगी। एक दिन वो बैठे बैठे दोनों आपस में सोचने लगे कि हम लोग जो 4 ऑपरेशन करते हैं वो क्या करते हैं। हम किसी को पेशेंट को नहीं देखते, बल्कि हम सिर्फ 4 ऑपरेशन गिनते हैं, इस तरह से 4 ऑपरेशन आज पूरा हो जाए। हम ये नहीं सोचते कि जो ऑपरेशन टेबल पर जो व्यक्ति लेटा हुआ है वो इंसान है, किसी के परिवार का हेड है, कमाने वाला व्यक्ति है। अगर ये नहीं रहेगा तो उसके परिवार की क्या दशा होगी, उसके बच्चों की क्या दशा होगी, यह हमने कभी नहीं सोचा। जो महिला होती है वो भी टेबल पर जो लेटी हुई है, उसके अगर वो किसी की माँ है, किसी की गृहिणी है, किसी घर की गृहिणी है, किसी की पत्नी है, अगर वो नहीं रहेगी तो उसके घर का क्या होगा, ये कभी हमने सोचा ही नहीं। लेकिन उस समय हम लोग के दिमाग में ये बातें आने लगी, और हम लोग ने आपस में डिसाइड किया कि नहीं, ये बहुत ही बड़ा अपराध हम कर रहे हैं। हमें 4 ऑपरेशन नहीं बल्कि एक ही ऑपरेशन करना है, लेकिन वो ऑपरेशन सही सफल होना चाहिए। जो व्यक्ति कराते हुए हमारे नर्सिंग होम में आएगा वो हंसते हुए हमारे नर्सिंग होम से आएगा, ये हमारा ये संकल्प होना चाहिए। और इस तरह से हमने अपने विचार बदल दिए, और हमने कहा कि नहीं, हम रोज़ एक ही ऑपरेशन करेंगे। और ऑपरेशन की कॉस्ट भी हमने बतानी बंद कर दी। रिसेप्शन काउंटर पर हमने सारे कॉस्ट को हटा दिया, सारे फीस के अमाउंट को हटा दिया, और रिसेप्शनिस्ट को ये बोल दिया कि भाई जो भी पैसा बोलता है उसको यही बोलना कि भाई डॉक्टर साहब कुछ मांगते नहीं है, आपको जो देना है दे दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। कोई भी ऑपरेशन करने से या कोई भी इलाज करने से उन्होंने एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम कीमत पर ही इलाज करना शुरू कर दिया। इसके कारण उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली, बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ गए, ऑब्लाइज्ड हो गए, और उन लोगों ने बहुत बड़ी मेहनत करके एक अच्छा ग्रुप बना के अच्छे पैसे कमाए। यहाँ से वो लोग आर्थिक रूप से आज़ाद हो गए। ये कहानी उन्होंने अपने इस सेमिनार में बताई थी कि ये सोच है हमारी, पहले क्या सोच थी, आज क्या सोच है। उसके कारण जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। आज मैं सेमिनार में खड़ा होकर बातें कर रहा हूँ, कल मैं डॉक्टर था, सिर्फ एक टेक्निकल सेमिनार में जाकर बातें करता था। कितना बड़ा फ़र्क है। आज मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ, लोग हमारी पूजा करते हैं। पहले डॉक्टर के रूप में पूजा करते थे, आज इंसान के रूप में पूजा करते हैं। पहले मैं पैसा लेता था, आज मैं पैसा लेना बंद कर दिया। तो ये सोच है जो हमारी शिक्षा प्रणाली के कारण बदल रही है। तो हम ये मान के चलें कि हम जो भी आज काम कर रहे हैं उसको बेहतर बनाने के लिए हमें अपने सोच को बदलना पड़ेगा, और इसके लिए हमें नई शिक्षा प्रणाली का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए आप ये मान के चलिए कि हमें नई शिक्षा प्रणाली का सहारा लेना है, अच्छी पुस्तकें पढ़नी है, उसके बाद जो भी काम हम करेंगे उसमें हमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।